कि माँ जो सॉल्यूशन बता रही है वो एकदम अव्यावहारिक है। अगर वो अव्यावहारिक हो तब तो फिर बाद में इसका मतलब ये निकलता है कि जो स्थितियां पहले की हैं वो वैसी की वैसी अपूर्ण बनी रहेंगी, और कर्म कर्म का कोई भी और अच्छा आधार नहीं होगा, और जो स्टिमुलेंट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि आपने जो आधार तय किया वो तो व्यावहारिक है नहीं, उसको आप इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते, एग्जीक्यूट कर नहीं सकते। तब तो फिर ये तो एक अव्यावहारिक बात हो गई। मैं आपको कहूं कि आपकी समस्याओं का एक ऐसा हल है जो आपको जुपिटर के ऊपर जाके मिलेगा, तो इसका मतलब तो कहने का ये मतलब हो गया कि आपकी समस्याओं का अंत आना नहीं है, क्योंकि जिस उपाय का मैं जिक्र कर रहा हूं वो करना शायद संभव नहीं है। तो इसलिए जो मां कह रही है वो संभव तो है, वो कैसे संभव है, उसमें विकास कैसे किया जाए, ये बात है। इस बारे में नंद किशोर जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? नंद किशोर जी। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ भैया, थोड़ा सा कठिन तो सारी बातें लग रही हैं, लेकिन जो कुछ भी हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में कि बिना कामना के हम हिलना डुलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके पीछे तो कामना रहती है। बिना कामना के हम तो ऐसी स्थिति में हैं कि बिना कामना के हिलना डुलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक इसके साथ ही एक दिव्य कामना भी है। तो उस दिव्य कामना से प्रेरित होकर के जो चीज हम करते हैं वही हमारे लिए हेल्पफुल हो जाती है, और वही होना भी चाहिए। दिव्य वरना कामना किसको बोले, किसको बोलते हैं हम दिव्य कामना? अब जैसे जैसे मान लीजिए कि हम झुंझुनू आश्रम आते हैं, तो उसके पीछे क्या कामना है हमारी। अब वहां आते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अंदर से भरा भरा अनुभव हो रहा है, और ये चीज शायद सारी दुनिया में फैले, ये चीज सारी दुनिया में हो, सब लोग इस चीज का अनुभव करें। इसे हम मतलब एक तरह से दिव्य कामना मतलब हम समझ रहे हैं। उसमें भी एक कामना है, पर ये इस तरीके की कामना है। नहीं, ये आपकी बात मान ली, पर इसी बात के बारे में माँ ये कहती है कि जब कुछ लोग या अधिकतर लोग जब आश्रम में आते हैं, पौंडीचेरी आश्रम में, क्योंकि उस समय जब वो आ रहे थे उसी समय की माँ लिख रही हैं या बोल रही हैं, तो वो अपनी जो चैत्य चेतना है या साइकिक उससे इन्फ्लुएंस से, और उनको सारी चीज इतनी सुंदर इतनी प्रभावी लगती है, और वो वैसी स्थिति का वर्णन करते हैं जिसकी आप बता रहे हैं कि उनको सारी चीज भरी भरी लगती है, सब चीजों का रंग बड़ा एकदम रोजी लगता है, सब चीजें इतनी व्यवस्थित लगती हैं, एकदम से ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है, अच्छे भाव आने शुरू हो जाते हैं। पर जब वो कुछ समय आश्रम में जब वो साधक के रूप में रहते हैं या एक समय जब बिताते हैं, उसके बाद में और उनके अंदर ये चीजें अराइज होना शुरू होती हैं कि भी सबसे पहले जो बात आती है वो ये कि मेरे को डाइनिंग हॉल का जो भोजन है वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को सूट नहीं कर रहा, मेरा जो शरीर है उसके अंदर ये भोजन है वो दिक्कत दे रहा है। दूसरे कि यहाँ का जो डैम्प एटमॉस्फियर है, मतलब दो शिकायतें सबसे ज्यादा थी। सबसे पहला तो भोजन, और दूसरा वहां का मौसम, कि यहाँ जिस तरीके का डैम्प एटमॉस्फियर है, क्योंकि समुद्र था, समुद्र अभी भी है, वहां की डैम्प एटमॉस्फियर है वो हमारी हेल्थ को सूट नहीं करता। तो आप इन रीजन्स से, तो क्या वो रीजन्स पहले नहीं थे? वो सारी स्थितियां पहले भी थी। तो इसलिए जो आप ये कह रहे हैं कि एक दिव्य कामना, उसकी जब आप परिपूर्ति के लिए वो करना शुरू करते हैं,
वैसे ही आपको ये लगता है कि वो मोटिव पावर तो अपने आप के अंदर पर्याप्त नहीं था, या कोई इतनी सारी दूसरी भी चीजें उसके साथ साथ आप कैरी करते हैं जो उसका सहयोग नहीं दे रही है। तो वो कामना, जिस कामना को आप लेके गए थे, वो तो आपके भैया लिए अपूर्तिमान हो जाती एक है। चीज मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जैसे जैसे हम लोग बचपन में थे तो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे, लेकिन अगर हम आज गुड्डा गुड्डी का खेल खेलेंगे तो लोग क्या बोलेंगे? वैसा नहीं कर सकते। तो जैसे 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 हमारी चेतना डेवलप होगी, जैसे जैसे हम दिव्य सद्वस्तु की तरफ आगे बढ़ेंगे, स्वतः ही उन चीजों को अरेंज करना शुरू हो जाएगी। स्वतः ही हमको नहीं, आश्रम का खाना अच्छा लगने अपना लगेगा, प्रश्न वही है, सत्संग अच्छा लगने लगेगा, अपना हर चीज एग्जैक्टली अच्छा लगने प्रश्न यही लगेगा। है नंद किशोर जी, हमारा प्रश्न यही है कि अबोध चेतना क्या हुई और परिपक्व चेतना के अंदर अंतर क्या था, हम विश्व को किस तरीके से देखते हैं। और इसके अंदर हमारा जो एक तो तामसिक व्यू है जो घोर रूप से खुद पे केंद्रित है, उससे थोड़ा सा बृहत्तर जो हमारा राजसिक व्यू है वस्तुओं को देखने का, और उसके बाद सात्विक व्यू है, और उसके बाद एक ऐसा व्यू है जो इन तीनों गुणों से बंधता नहीं है, वो जो व्यू है। इसके साथ ही साथ जो हमने आरंभ किया था चेतना, उसमें मूलभूत परिवर्तन क्या आता है, खाली शब्द के रूप में नहीं, कि देखिए यूं तो आपके मन का विकास हो रहा है, आप जगत को जीवन को देखते हैं तो उसके अनुभवों से आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, उसको आप मैच्योरिटी कहते हैं। पर वास्तव में वो मैच्योरिटी के सूचक नहीं है, अगर हम गहरे रूप से देखें तो। क्योंकि हमको व्यापार में किसी चीज से नुकसान होता है तो हम वो क्रिया न करें, ये कोई मैच्योरिटी का नहीं, ये तो एक समझदारी का मतलब, इसके अंदर ये तो एक बनी हुई बात है। पर क्या वो सच्ची आपकी परिपक्वता का, चेतना की परिपक्वता का मानक हो सकता है क्या? कि दुनिया में हमने व्यवहार किया, कुछ में हमको सुखद मिलता है तो हमने उन अनुभवों का संकलन कर लिया, कुछ में हमको नुकसान होता है या तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, उनका हमने संकलन करके, और हम उस दृष्टिकोण से विश्व को देखते हैं या सारी चीजों का आकलन करते हैं, तो उसको हम ये कहें कि अब हम पहले से ज्यादा समझदार, या हम पहले से ज्यादा जटिल, हम ज्यादा परिपक्व हो गए। तो इसके मानक क्या हुए आपकी परिपक्वता के? अब इतनी गंभीर चीजें तो हमारे माइंड से बाहर की चीज है, हम इतनी नहीं समझ पाते हैं, पर इतना समझ पाते हैं कि जैसे 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 एक बार में तो कोई चीज हो नहीं पाएगा कि हम एकदम हायर कॉन्शसनेस में चले गए और अतिमानस में पहुंच गए और उसके अनुसार जगत में कार्य करने लग गए। अब ये कि धीरे धीरे हम उसमें विकसित हो रहे हैं, धीरे धीरे उसकी तरफ हम खुल रहे हैं, और जैसे जैसे हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उस चीज की और चाह होने लगती है कि नहीं, हम इस यही यही जीवन का एक सच्चा लक्ष्य है, इसी तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन हम एकाएक हर चीजों को काट करके और ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सी फोर्सेस से बंधे हुए हैं, तो धीरे नहीं, ये धीरे ही ठीक ये बात है हमारा विकास होगा। आपकी। आप जो कह रहे हैं कि एकदम से हम उस सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस में नहीं जा सकते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर माँ जिसको उत्तर दे रही है हमको, वो भी तो पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में रखना चाहिए। माँ जिसको ये उत्तर दे रही हैं, वो किसी सुप्रामेंटल बीइंग को थोड़ी उत्तर दे रही हैं। वो तो जिसको उत्तर दे रही हैं, वो आइदर तो कोई विद्यार्थी रहा है या फिर कोई टीचर रहा है। ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो कोई टीचर है, और उसी लिए उसको ये उत्तर दिया जा सकता है। तो वो टीचर तो हम उससे अपेक्षा नहीं रख सकते जो आप कह रहे हैं कि वो एकदम से वहां पहुंच गया। तो इसलिए वो जहां जिस स्थिति में है, उसमें अगर ये चीज कोई तरीके से संभव है, खाली कोई आइडियलिस्टिक तरीके से माँ उत्तर नहीं दे रही है, कोई एक ऐसा आदर्श उसको बता दें जो व्यावहारिक न हो। माँ ऐसा उत्तर नहीं दे रही हैं कि उसको ऐसा उत्तर दे के शांत कर दिया जाए कि आप मेरे से कुछ पूछें और मैं आपको ऐसा उत्तर दे दूं जो आपको शांत तो कर दे पर व्यावहारिक ना हो। तो ऐसा उत्तर तो नहीं है माँ को। जो ये उत्तर माँ ने दिया है, ये भी तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो जिनको दे रही हैं उत्तर, वो ये मान के उत्तर दे रही हैं कि ये व्यावहारिक है, इसलिए उसको किया जा सकता है। हम खाली ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तरीके क्या हो सकते हैं, या एटलीस्ट कम से कम इस विषय में
और क्या हमारे अंदर प्रकाश आ सकता है क्या? क्योंकि जैसे ही हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कितनी सारी बातें, एक सीधी सीधी बात जो महसूस होती है अपने को, उससे कितनी गंभीर चीजें भी निकल के आ रही हैं। इसलिए इस विषय में क्या ये किस तरीके से, कौन सी प्रक्रिया है जिससे ये संभव हो सकता है जो मां कह रही हैं, वो प्रक्रिया क्या है? वो एटीट्यूड या वो चेतना का स्तर? हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई ऐसे स्तर की बात कर रही हैं जो जो व्यक्ति उनसे पूछ रहा है वो ऑलरेडी कोई अतिमानस पे या कोई अधिमानस पे या उनके ऊपर अवस्थित है। ये हम नहीं मान सकते। तो जिनको भी वो उत्तर दे रही हैं, उनके लिए वो इसलिए उत्तर दे रही है कि उसकी चेतना में शायद वो संभव होगा, या इसके लिए वो प्रयत्न करके वो संभव बना सकता है। तो वो प्रक्रिया या वो पॉसिबल तरीके क्या हो सकते हैं जिनसे कि वो 4 साल की चेतना, अपरिपक्व चेतना की बजाय जिसको मां कह रही है, उसमें किस तरीके से थोड़ा बहुत प्रवेश किया जा सकता है? इस बारे में अपन क्या कहें, इसके बारे में और क्लैरिटी आ जाए, ये बताइए। नहीं समझ में आ रहा है भैया। ठीक है, इसमें स्नेहा अगली बार हम इसको दोबारा पकड़ते हैं इसी बात को, क्योंकि ये टॉपिक वास्तव में, ये बात पूरे को फिर से वही चीजें आपको शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी कि ये विश्व हमको जिस तरीके का दिख रहा है वो हमारी चेतना की उस समय की स्थिति के कारण वैसा दिख रहा है, और इसीलिए चेतना में आरोहण जो है वो एकमात्र हमारे लिए संभव तरीका है ये सारी स्थितियों को बदलने का। तो ये जो हमने शुरू किया था कि चेतना का अर्थ क्या है, वो वहीं से सारी चीज फिर से गुत्थी, ये इसमें सारी की सारी इन्वॉल्व है। पर मेरे ख्याल से कम इस प्रश्न को तो हमको समझ जाना चाहिए कि अबोध और परिपक्व में क्या है, और वो परिपक्व किस तरीके से हो सकती है, और क्या संभव है। असंभव होती तो मां ऐसा उत्तर नहीं देती। तो संभव है तो उसका डायनेमिज्म क्या होगा, उसकी प्रणाली क्या होगी, मानसिक रूप से एटलीस्ट कम से कम ये क्लैरिटी तो आए कि चीजें जितनी हमको सरल नजर आ रही है वो बहुत ज्यादा जटिल, और उसके पीछे और इतनी चीजें हैं। तो उससे हमारा जो व्यू पॉइंट है चीजों को लेके, जगत को लेके, जीवन को लेके, वो इसी बात से तो विकसित होगा। आप आज की वर्तमान आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति है, आपकी जो संरचना है, आप उसी व्यू पॉइंट से देखते रहेंगे तो फिर परिवर्तन भी क्या होगा, विकास भी क्या होगा आपका? आप तो उसी सांचे में रहेंगे ना। तो इसीलिए इस तरीके से सोचना हमको मजबूर करता है कि जो हमारे एस्टेब्लिश्ड जो नोशंस हैं, हमारे अभी तक के बंधे बंधाए तरीके हैं सोचने के, उसमें थोड़ा सा हम ये सोचने की या देखने की कोशिश करें कि इससे अलावा, इससे विशालतर, इससे सूक्ष्मतर तरीके हैं जिनमें ये चीजें संभव है। इसमें विनीता कोई चीज कहनी है क्या? क्योंकि आगे और कोई टॉपिक पे जो नेक्स्ट है, हाउ टू नो, उस पे हम नहीं जाना चाहते। हम वापस इसको कंक्लूड करेंगे इस पैराग्राफ को, क्योंकि ये सारी जितनी भी बातें गई हैं बीच के अंदर, जो गेम्स के, क्लास के, टीचर के जितने भी माँ ने उदाहरण दिए हैं, वास्तव में वो तो दिए खाली चेतना के मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव के अंदर। इसलिए हम इसमें खो न जाएं कि माँ ने उदाहरण दिए उन पे आग्रह हो, क्योंकि उनके माध्यम से माँ तो चेतना को इंगित करने की कोशिश कर रही है, और उसकी क्रिया को जताने की भी कैसे समझाए। और तो माँ उदाहरण दे रही थी उस समय अपनी क्लास के अंदर, ये तो इनफॉर्मल टॉक्स के जैसी थी ना उसके अंदर। इसमें विनीता कोई चीज बोलनी है आपको? नहीं भैया, कुछ नहीं। ये बात तो समझ आ रही है क्या कि ये क्या प्रश्न है और ये कितना जटिल है? ये प्रश्न तो समझ आ रहा है क्या?
हाँ आ गया समझ में। भैया आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हेलो। हाँ आप स्नेहा। म्यूट पे हो शायद। अच्छा, मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अंदर हमको ये समझना पड़ेगा कि परिपक्व अवस्था होगी तो उसके अंदर लक्षण क्या होंगे। अगर आप इस अपरिपक्व जो ये इन्फेंट की स्थिति है जिसमें आपके स्टिमुलेंट्स अलग तरीके के हैं, इससे अगर आप ऐसी स्थिति में जाते हो जिसको मां परिपक्व वाली राइप कॉन्शियसनेस कहती है, तो क्या कर्म के आपके लक्षण बदल जाएंगे? आपके कर्मों को देख के क्या कोई व्यक्ति बता सकेगा? वो देखने से मतलब उसमें क्या परिवर्तन आ जाएगा? आप क्या कौन सी एक्टिविटीज बढ़ा देंगे? आप खाना पीना सोना उठना बैठना, क्या इन लक्षणों में अंतर आ जाएगा? या आप जो काम करेंगे वो वर्क फील्ड चेंज हो जाएगा? या आप बाहरी काम है लोगों से डीलिंग है वो बंद कर देंगे, खाली ध्यान के अंदर अवस्थित रहेंगे? तो वो कौन से लक्षण होने चाहिए जो आपको ये कुछ दिखा पाए कि आपकी चेतना में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ है? हम नहीं कहते कि आपकी चेतना पूरी तरीके से परिपक्व हो गई, पर चलो परिपक्व होने की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो उस यात्रा में क्या क्या लक्षण होने चाहिए कि अभी आप एक अबोध स्थिति से निकल के और एक परिपक्व अवस्था की ओर गति कर रहे हैं? तो हमको किन लक्षणों से क्या पता चल सकता है? या वो लक्षण आंतरिक होंगे, बाहरी उसका कोई पता ही नहीं चलेगा? तो अगर आंतरिक होंगे तो बाहरी जगत में क्या उसका कोई असर नहीं होगा? मैनिफेस्टेशन में उसका कोई अंतर नहीं आएगा? अंतर आएगा तो उसको देखने के लिए क्या दृष्टि चाहिए? ये छोटी छोटी चीजें हैं भाई। आप नहीं चाहते कि आप उस अबोध स्थिति में रहें, तो आप जब डेवलप करोगे तो क्या होगा? क्या अंतर आना चाहिए आपके देखने में? ये प्रश्न है मेरा। हाँ भैया भैया समझ में आ रहा है प्रश्न। तो ये हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में रखेंगे इस टॉपिक को एग्जैक्टली फिर। बिल्कुल। और इसको, क्योंकि इसमें ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है, ये सारी चीज उसके ऊपर हैंग ऑन करती है कि चेतना जो है, हमने इतने जो डिस्कशन किए थे उसके ऊपर निर्भर करती है। ये मूलभूत रूप से एटलीस्ट कम से कम आपको एक मानसिक इसका दृष्टिकोण या पर्सपेक्टिव आ जाना चाहिए, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तो बाद में आएगा, पर एटलीस्ट कम से कम एक स्तर के ऊपर सब्जेक्टिवली तो आप उस चीज को टच कर पाएंगे। और यही इस चीज का सबसे पहला जो लाभ है। जैसे आप कोई भी साहित्य पढ़ रहे हैं तो उसमें आपकी सुरुचि डेवलप होती है, आपके टेस्ट डेवलप होते हैं। जिसमें आप कोई साहित्य पढ़ रहे हैं तो विभत्स रस भी है, रौद्र रस भी है। आप प्रैक्टिकल के अंदर वो सारे काम थोड़ी करते हैं। अब जरासंध का आपने उसके अंदर प्रसंग पढ़ा तो कैसे वो उनको दो फाड़ के अंदर और भीम उनको फाड़ देता है, तो बड़ी विभत्स सी बात लगती है। पर काव्य के अंदर अगर आप इन सारी चीजों को सुरुचि सब्जेक्टिव तरीके से, ये थोड़ी कि आप जीवन में वायलेंस करेंगे, पर आप आत्मपरक तरीके से इन चीजों के लिए सुरुचि तो डेवलप कर ही सकते हैं। और ये सुरुचि जो है आपके विचारों में, आपके भावों में, आपकी क्रिया के अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देंगी।
और इससे सारे जीवन की वैल्यू जो है परिवर्तित इसी चीज से होती है, और जगत आपको वैसा फिर दिखने लगता है जैसा आपका जो कंसेप्शन है, आप किस चेतना में स्थित हो वैसा आपका जगत है। हाँ, विनीता कुछ बोल रही है, विनीता। भैया बस एक चीज ही कहनी थी कि आपने दो वर्ड बोले कि अपरिपक्व, मतलब जो अनमेच्योर लो कॉन्शियसनेस है या जो बच्चा है, तो हाँ, वो परिपक्व रह के कैसे करेगा। तो मुझे बस थोड़ा सा, मैं अगर सही सोच रही हूँ, तो जो बच्चा है उसे ये ज्ञात ही नहीं है, वो जागरूक ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। तो वहां जो कॉन्शियसनेस है वो पूर्ण तो है, क्योंकि चेतना तो पूर्ण ही है सब व्यक्तियों में, लेकिन वो चेतना ये नहीं जान पा रही है उसके थ्रू कि यहाँ पे मैं जागरूक नहीं हूँ। लेकिन एक जो परिपक्व रहता है या मैच्योर मैन है, वहां पे वो कॉन्शियस है कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ ये हो रहा है मेरे साथ। तो वहां पे वो जागरूक है, और इस जागरूकता की वजह से जो भी चीज वो कर रहा है, वो चाहे कैसी भी चीजें हो या किसी के इन्फ्लुएंस में आके कर रहा हो या अदर फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आ रहे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो जागरूक है उस टाइम पे कि हाँ ये कर रहा है। और फिर जो आपने तामसिक राजसिक सात्विक जो भी बताए हैं, वो तो वही प्रति व्यक्ति की अपनी अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसमें वो अपना काम करता है। तो ये थोड़ा लगता है ये हो सकता है अगर। नहीं बिल्कुल ठीक बात है ये तो, कि इसके अंदर वो अभी इतना, जैसे एक अबोध व्यक्ति है या बालक है, उसको बेचारे को पता ही नहीं है। पर इसके अंदर ये बात उम्र पे निर्भर नहीं कर रही। भाई अबोध, ये तो हम कह रहे हैं कि जो एक बच्चा है और एक बड़ा है, तो यही तो हम बात कर रहे हैं। मूल प्रश्न तो यही है कि अभी जो हमारी चेतना है, हम जिस तरीके से दुनिया को देख रहे हैं, हमारे जो स्टिमुलेंट है, जिस कारण से हम काम कर रहे हैं, वो तो स्टिमुलेंट अभी तो अबोध वाले हैं। यही बात एग्जैक्टली यही, अब ये सही पर्सपेक्टिव में चीज आनी शुरू हुई। तो जो अबोध है, अगर उसको ये बताया जा रहा है कि अभी जो आपके सामने पूरा भविष्य पड़ा है जिसमें आपको परिपक्व होना है, मैच्योर होना है, तो वही बात हम कर रहे हैं कि उसको मैच्योर किस तरीके से। एक तो कि ये जो स्टिमुलेंट है आपका काम के अंदर, प्रेरणा आपके डिजायर से या फियर से, जब धीरे धीरे इन मोटिव से अगर न हो तो किन मोटिव से हो आपकी, तो परिपक्व उसको बोलते हैं। इसलिए करने लायक काम तो ये, अगर सबसे पहले तो ये समझ में आता है कि कोई भी अबोध नहीं रहना चाहेगा। भाई इससे एक तो निष्कर्ष क्या निकला कि आप अबोध नहीं रहना चाहोगे। अगर चेतना के ऊपर इसको हम रखें तो आप चेतना के स्तर पे भी अबोध नहीं रहना चाहोगे। तो अगर अबोध नहीं रहना चाहते और आप मैच्योर होना चाहते हो तो क्या होगा और क्या करना चाहिए उसके लिए। भाई बिल्कुल सीधा सीधा इसका तो हमारे एग्जीक्यूशन पार्ट के ऊपर आ जाती है ये बात, कि अगर हमको अबोध नहीं रहना, बालक ही नहीं रहना है, और हमको बढ़ना है, और बढ़ के भी खाली ये नहीं कि शरीर आपका बढ़ गया, उम्र आपकी बढ़ गई, पर चेतना भी आपको विकसित होना है, तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी। किस चीज से आप कह सकते हैं कि ये अबोध है, और किस चीज से आप कह सकते हैं कि ये मैच्योर है। और मैच्योर भी खाली आप ये कहते हैं अरे ये तो इतना बड़ा होके भी अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, अरे छोटी छोटी बातों के ऊपर तू ऐसा करता है। जीवन में हम ये कहते हैं ना, 50 साल का हो गया अभी भी ऐसी बात करता है, तो बड़ा इमेच्योर है। तो चेतना की दृष्टि से किस चीज को हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा तो सारा केंद्रीकरण चेतना के ऊपर है ना। ये तो आपने और इसको फोकस में ला दी इस बात को, इस बात से। तो इस चीज का उत्तर हमको ढूंढना है। ये तो और अपना जो विषय है वो फोकस के अंदर आया है इस बात से कि हमको अबोध नहीं रहना है, तो चेतना के अंदर हमको सुबोध कैसे होना है। ये क्या अंतर आएगा। उम्र के अंदर तो उम्र बढ़ गई, शरीर बढ़ गया, देखने सोचने समझने का तरीका चेंज हो गया हमारा, और हम और व्यावहारिक हो गए जगत के अंदर, या हम कैसे दुनिया चल रही है, समाज कैसे चल रहा है, उसमें हमारा योगदान क्या है, ये सारे विचार हमारे आने शुरू हो जाते हैं। कि मैं किसी के चार काम करूंगा, मैं कहीं जाऊंगा, मेरे को समाज में किसी के सहायता के अंदर जाना चाहिए, नहीं तो मेरी सहायता के लिए कौन आएगा।
बच्चे को तो ये भाव भी नहीं होता, उसको तो सेंस ही नहीं होता इन चीजों का। तो इन चीजों से आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति मैच्योर हुआ है। ये सारी चीजें उसकी मैच्योरिटी के हम कहते हैं कि ये मानक हो सकती हैं। तो चेतना के मानक क्या होंगी? अगर चेतना इससे अलग है तो क्या ये चेतना के मानक हैं? अगर नहीं है तो चेतना के मानक क्या होने चाहिए कि वो मैच्योर हुई है। और अबोध है, अबोध का तो हमको बहुत अच्छे से अनुभव है ही, अबोध क्या है। तो ये सारी चर्चा तो और ज्यादा फोकस में आ गई इस चीज से। ये बात समझ में आई विनीता? हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आई है। हाँ, तो यही बात को हम आगे बढ़ा के इसके ऊपर तुम थोड़ा ब्रूड ऑन करो, इसको गहराई से सोचो, खाली चिंतन नहीं, अंदर से महसूस करो कि भी करना क्या चाहिए हमको, भैया जीवन में क्या करना चाहिए। ये चिंतन जो है ये हमको करना है। भैया एक चीज पूछनी है यहाँ पे। हम्म। जैसे एक व्यक्ति है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन जब वो कहीं घूमने जाता है अकेले, तो घूम के आता है घर वापस, अपना रहता है सुकून से, फिर वो मंदिर में खूब भंडारा करता है, भोजन वितरण करता है, कई कई सामग्रियां देता है लोगों पे, और इतना उसको उस टाइम पे उत्साह लगता है कि नहीं, मैंने लोगों के लिए कुछ करा है या दिया है। लेकिन जब वो घूम के आता है और घर में बैठता है, तो वो बोलता है कि मैंने तो पूरा अपना समय ही आज का खराब कर दिया। यही समय अगर मैं कुछ पढ़ लेता या अपनी ऐसी आध्यात्मिकता में ही थोड़ा डूबा रहता, तो मेरे ही लिए, मेरे ग्रोथ के लिए अच्छा रहता। तो यहाँ पे ये दोनों चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से इसको लें, ये भी क्या चेतना में हम कर सकते हैं इसको? मतलब एक जो व्यक्ति, जैसे आप बोल रहे कि हम किस तरीके से जाने कि हमारा चेतना का डेवलप कैसे होगा, तो हम हाँ ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई ऐसी चीज करते हैं जिसमें हमें उत्साह मिलता हो, ये नहीं कि हमको कोई ऐसी चीज मिल रही हो जिससे कई लोग केवल पैसे के लिए ही सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन अगर हमको उत्साह मिल रहा है और कभी कोई ऐसी चीज जिसमें हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, तो जिस चीज में हमें आनंद मिल रहा है वो डेवलपिंग हो थोड़ा। हाँ, पर आनंद जिसको हम आनंद कह रहे हैं वो तो एक शब्द है ना। यही तो मैं कह रहा हूं कि हेतु तो आनंद ही होता है हर चीज का। आप खाना खाते हो, उससे खाने से आपको तुष्टि मिलती है। अब उस तुष्टि को आप क्या शब्द देते हो या क्या चीज बोलते हो उसको। आप जब अपने किसी बच्चे को या किसी को गले लगाते हो, उस अनुभूति को आप जो भी संज्ञा दे सकते हैं, पर मोटिव तो है वो। अरे भाई, अहेतुक जो कृपा जो भगवान की बोलते हैं, वो शब्द इसीलिए तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो जो है वो उसमें कोई हेतु नहीं है। या जो नदी जो जाती है समुद्र की ओर, उसका कोई हेतु नहीं है। या जो चुंबक के पास लोहा जाता है, उसका कोई हेतु नहीं है, क्योंकि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। अभी जितनी भी चीजें हैं, हम इसका बार बार विश्लेषण तो इसीलिए कर रहे हैं ना, कि हम जिसको सूक्ष्म से सूक्ष्म भी जिसको आनंद कहें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आनंद नहीं है, पर उस अनुभूति का हम जो भी नाम दें, क्योंकि जितनी ही हम सेल्फलेस कोई एक्टिविटी करते हैं, उतनी ज्यादा हमको अच्छी अनुभूति होती है। जैसे आपने खुद के लिए भोजन पकाया, उसको खुद ही अकेले खा लिया, उसकी बजाय कोई नीडी व्यक्ति है, कोई जरूरतमंद है, थोड़ा सा भी कोई कल्टीवेटेड व्यक्ति होगा जो घोर तामसिक है, उसकी बजाय थोड़ा सा भी जो कल्टीवेटेड व्यक्ति है, उसके लिए तो दुनिया बदल गई ना। वो उस व्यक्ति को दे के ज्यादा सुख अनुभव करता है। तो निश्चित रूप से जब आप अपने केंद्र से हटके और उसके अलावा एक्टिविटी करते हो, वो आपको अच्छी लगती है, क्योंकि ये आपकी जो सत्ता है, जो आपका ट्रू बीइंग है, उसको एनफोर्स करना है कि आप जो अहम है अपना, उससे थोड़ा सा दूर हट रहे हो। इसलिए देखिए, आपका कल्टीवेशन जितना भी है वो इस पे निर्भर करता है कि घोर रूप से आप खुद के ऊपर केंद्रित हो या किसके ऊपर केंद्रित हो। पर इससे वास्तव में हम जो चेतना का विकास, जिस फंडामेंटल चीज की बात कर रहे हैं, वो एक बहुत अलग है। धीरे धीरे अब आपकी बात से एक ये पहलू और आया कि हम जिन भी सूक्ष्म हो या स्थूल हो, जो भी मोटिव्स बताते हैं, मोटिव तो रहता ही रहता है कि मैंने किसी के लिए, जैसे देश के लिए भी मैंने किया, सबसे बड़ा दान प्राणदान जिसको कहते हैं, वो भी कर दिया, तो भी मोटिव तो है उसके पीछे। तो जब हम इस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जितनी भी हमको कितनी
ये बातें देखने को मिलती है कि समाज सेवा करता है, देश सेवा करता है, इसने अपना सब कुछ दान कर दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। इन सब के पीछे स्थूल या सूक्ष्म जो है कोई ना कोई हेतु हमको जरूर नजर आता है। तो ये हेतु जो है वो स्टिमुलेंट्स हैं, चाहे आपके घोर रूप से बाहरी स्टिमुलेंट हो या थोड़े थोड़े सूक्ष्म स्टिमुलेंट हो। सूक्ष्म का मतलब ये है कि स्थूल व्यक्ति है वो अपनी एनर्जी किससे लेगा? भोजन है, जो आपसी आदान प्रदान है, प्राणिक आदान प्रदान है, परिवार है, बातचीत है। कोई छोटा व्यक्ति तो यही काम करता है। थोड़ा सा जो विचारवान व्यक्ति है उसका दायरा बढ़ जाता है, पर वो हेतु वाली जो चीज है उससे थोड़ी छूट जाता है, वो उसी दायरे के अंदर बंधा रहता है। ये तो हम धीरे धीरे समझना शुरू कर रहे हैं कि हेतु जो है वो थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म होता जा रहा है, पर हेतु से हम छूट नहीं रहे। इस चर्चा से ये तो एक बहुत अच्छी बात हुई कि हम और देखो इसके नजदीक जाते जा रहे हैं। ये अब देखो हेतु हमारा सूक्ष्म होता जा रहा है, पर सूक्ष्म होने के कारण ये नहीं है सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है। अपने घावों के अंदर भी एक जो योद्धा है वो इतना आनंद ले सकता है, जो एक जो सम्राट है या जो कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उतना आनंद अपने पूरे एम्पायर के अंदर से नहीं ले सकता जितना आनंद व्यक्ति के सौ घाव हो रहे हैं जो लड़ने के अंदर उसको जो आनंद आ रहा है। हेतु तो है, और कहीं और ज्यादा भारी हेतु है उसके, जो खाली अपने लिए पेट पालने के लिए काम कर रहा है, उससे तो बहुत बड़ा हेतु हो गया उसका। हेतु तो है। ये बात क्या इसको थोड़ा एनालाइज कर पा रहे हो आप? हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ रही है। हाँ, ये हेतु से मुक्त नहीं हो पा रहे हम, पर एटलीस्ट कम से हाँ कम देखो माइंड के लेवल से हम ये समझ पा रहे हैं कि एटलीस्ट कल्टीवेशन से ये हेतु जो है वो इतने ग्रोस नहीं रह के, इतने स्थूल नहीं रह के। स्थूल व्यक्ति तो हमको दिख जाता है, अरे यार कितना छोटा व्यक्ति है, कितना स्थूल है, ये अपने ऊपर ही केंद्रित है। और दूसरे व्यक्ति अरे बड़ा अच्छा विशाल हृदय का व्यक्ति है, क्योंकि उसका हेतु जो है इतना स्थूल न रह के थोड़ा और बढ़ जाता है। और हेतु से मुक्त थोड़ी हो गए आप, हेतु से रहित थोड़ी हो गए। अरे अभी सबसे बड़ा हेतु है जो मां कहती है अपने अपनी जो मुक्ति है, लिबरेशन है अपना। आप सब चीजों को त्याग के फिर भी वो हेतु तो रहता है। अभी तो अपने को ग्रोस जो हेतु है वही हमसे नहीं छूट रहे, पर हमारा जो आत्मा का विकास है वही एक ऐसा हेतु है, इसकी तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति आरंभ भी इससे करता है, मेरी साधना, मेरा परफेक्शन, मेरा मां से संबंध। पर अल्टीमेट तो वो भी एक अगर सोच के आप करते हो तो वो तो हो ही नहीं सकता। भैया आप सोच के अपने शरीर का ध्यान थोड़ी रखते हो, आप सहज रूप से उसके साथ इतने आइडेंटिफाइड हो कि आपको ये कहा जाए कि एक हाथ को ये कहिए कि वो ध्यान रखे दूसरे हाथ को चोट न पहुंचाए और उससे प्रेम करे। तो ये बात कितनी आपको लगती है भाई ये तो बिल्कुल एलियन सी बात है। आपको ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि आपका हाथ है वो नुकसान नहीं पहुंचा दे आपके शरीर के किसी दूसरे अंग को, या आपके पांव हैं वो कुछ ऐसा न कर दें। आपको ये कोई ऐसी डाउटफुल कंडीशन में थोड़ी रहते हो आप। तो जीवन के अंदर ऐसी डाउटफुल कंडीशन में आप कैसे हो सकते हो? आप ये थोड़ी कहो कि मैं समाज को नुकसान नहीं पहुंचाऊं, मैं सबके लिए सद्भाव रखूं। बहुत बड़ी क्वालिटीज हैं, यही मनुष्य में देखने को नहीं मिलती। और मैं कहता हूं अगर है भी तो ये कोई बहुत, आप समझ पा रहे हो कि ये कोई बहुत ज्यादा बढ़िया स्थिति या बहुत अच्छी बात नहीं है। बड़ी अच्छी लगती है साहित्य के अंदर, या लोग जब भाषण देते हैं बड़ी सुंदर लगती है, देखो कितना भाषण दे रहे हैं। पर एनालाइज करने से पता चलता है कि हम वैसे के वैसे ही खड्डे में हैं, बस थोड़ा शेड और उसका कलर या ह्यू चेंज हुआ है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम मूलभूत रूप से उस चीज से बचे नहीं है, हम उससे कहीं भी उससे हमारी मुक्ति नहीं हुई है। ये बात मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर है। तो हम अब इसके ऊपर हैं कि अब ये मैच्योरिटी कैसे आए। अब तो हम और ज्यादा पॉइंटेड होने शुरू हो गए। इस चीज के बारे में जितना ही रात दिन चिंतन करोगे तो वैसे जो नेसेसरी ग्रूव्स हैं आपके वो बनने शुरू हो जाएंगे, जो आपको आवश्यक, जो आपको इसमें एक्सपीरियंस होने चाहिए,
जो आपको विकास होना चाहिए, वो लक्ष्य आपके दिमाग में, आपकी चेतना में बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये बात, और इसके साथ साथ पहले की बातें और जो आगे आने वाली बातें हैं, उनके लिए थोड़ा और अच्छा आधार बनना शुरू हो जाएगा। और पर इससे तुम ये तो देख पा रहे हो कि ये जो जितने भी इश्यूज हैं कितने ज्यादा गंभीर हैं। एक छोटी सी कथा कहानी, एक छोटा सा भी प्रश्न है माँ का, वो गर्भित है, कितना जबरदस्त अपने अंदर चीजों को समाये हुए है। और ये सारी चीजें हम चूक रहे हैं और आज तक चूकते आए हैं, और उतना ही हम अपने जीवन को छोटा बना रहे हैं, उसके आनंद को उतना ही हम सीमित बना रहे हैं। ये बात तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। पर आज इसके अंदर बीच में अपना कटने से जो रिकॉर्डिंग है बीच की सारी चली गई, खाली अभी थोड़ी बहुत हो रही है। ये आप लोग ध्यान रखा करो, क्योंकि ये रिसोर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, आप लोगों के लिए या किसी और के लिए भी। ये अपन चूक गए। अभी इसको भैया तो यहाँ, फिर अगर हाँ हाँ विनीता। भैया हो गया, टाइम टाइम हो गया है तो नहीं नहीं, नेक्स्ट बोलो टाइम बोलो। ले। हाँ एक बार बोल के बता क्या बात है। भैया तो फिर अंततः तो यही एक कंक्लूजन आता है कि हम अपनी जो चेतना है, जो भी ग्रोथ है जैसी भी है, वो माँ की चेतना से जोड़ दे। फिर जो वो चेतना हमसे करवाती है वो तो कोई हेतु तो रहेगा नहीं, उस टाइम तो खत्म हाँ हो यही जाएगा। रहस्य है, सारी चीज का यही रहस्य है। और जीवन को महत्व ही तभी मिलता है जब माँ की चेतना से जुड़ जाएं और वो जैसे हमसे काम करवाए। तभी इंस्ट्रूमेंट कितना भी फॉल्टी हो, क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई, जैसे ही एक कोई छोटा सा कोई पुलिस वाला भी है पर तमगा उसके सरकार का लग गया, तुरंत देखो उसके अंदर कितनी पावर आ जाती है। यूं कोई टुच्चा सा आदमी भी है जिसको घर के ऊपर भी बेचारे को कोई इज्जत नहीं मिलती, पर जैसे ही वो वर्दी पहन लेता है और उसको सरकार का सपोर्ट मिल गया, वैसी शक्ति आ गई उसके अंदर। तुरंत वो किसी नेता को भी सामने से गाड़ी रोक लेगा, उसकी रोकिए साहब, यहां रोकिए, आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे ही आप माँ को या अपनी आंतरिक जो चेतना है उसको बिलोंग करना शुरू कर देते हैं, सारी क्रिया परिवर्तित हो जाती है, सब चेंज हो जाता है। तो इसलिए कर लेना एक काम तो यही हुआ ना फिर, कि अपन कैसे उससे जुड़ जाएं, बस ये सार है। और इसी के लिए सारा प्रयास है। और माइंड में भी हम जो इन चीजों के बारे में क्लियर हो रहे हैं, वो इसीलिए क्लियर हो रहे हैं कि धीरे धीरे एक नेसेसरी, एक फाउंडेशन, एक आधार तैयार हो, जिसके द्वारा हम ये सारी चीजों को और ज्यादा माँ की वाणी को समझ पाए। देखा ना कितना इसमें उलझाव है, कितनी सारी चीजें, पूरी दुनिया खुल गई अपनी तो इसके अंदर। एक जो छोटी सी चीज है कि जीतने के लिए खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, उस प्रश्न के माध्यम से देखा आप कहां से कहां चले गए। और वो सारी चीज है, हम तो कोई कल्पना थोड़ी कर रहे हैं इन चीजों की, वो तो तार से तार जुड़ा हुआ है। तो ये हम अगली बार फिर से कोशिश करेंगे, और गंभीरता से, इसकी हर बार ज्यादा से ज्यादा गंभीरता से कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां छोड़ देते हैं इसको। हाँ भैया। हाँ ओके, भैया। जय श्री मां। जय श्री माँ।